हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। टॉपिक है बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट एक्चुअली बोर्ड प्लॉट को एक साइंटिस्ट थे H.W. बोर्ड, इन्होंने डिस्कवर किया था। H.W. बोर्ड ने बोर्ड प्लॉट को डिस्कवर किया था। एक्चुअली इट इज बेसिकली प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेस frequency, plot of magnitude versus frequency, and plot of phase angle versus frequency। बस स्टार पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये जो हम करते हैं ये हम नॉर्मल प्लॉट पर ना करके हम इसे सेमी लॉग पेपर या लॉगरिथमिक प्लॉट पे करते हैं। प्लॉट पे करते हैं जिसको हम सेमी लॉग पेपर भी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ लॉगरिथमिक स्केल, लॉगरिथमिक प्लॉट या लॉगरिथमिक स्केल कहते हैं। लॉगरिथमिक स्केल पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस कहते हैं बोर्ड प्लॉट। तो यहाँ पर जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो मैग्नीट्यूड हम डेसिबल में निकालते हैं। मैग्नीट्यूड जो हमारा होता है डेसिबल, और फेज एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, जे ओमेगा। इस ट्रांसफर फंक्शन को हम दो पार्ट में बता सकते हैं। मॉड ऑफ जे ओमेगा, एंगल ऑफ एच जे, सॉरी जे, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये इसका फेज एंगल। इस मैग्नीट्यूड को हम गेन भी कहते हैं। इस मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं, और गेन की जो यहाँ पर यूनिट यूज करते हैं डेसिबल। डेसिबल इसको अगर हम कहीं पे कोई मैग्नीट्यूड या गेन दिया है उसे अगर हमें डेसिबल में कन्वर्ट करना है, गेन अगर आपके पास है तो गेन एक डेसिबल इज 20 लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड मान लो। ये गेन अगर हम एम जे ओमेगा से उस गेन का हम अगर 20 लॉग ले लेंगे तो वो चीज 20 लॉग एट द बेस पे अगर हम लेंगे तो वो चीज डेसिबल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और थोड़ा सा याद रखने वाला है कि डेसिबल की एक और यूनिट होती है उसको हम नेफल कहते हैं। डेसिबल एक और यूनिट होती है उसको हम नेफल कहते हैं। बेसिकली 1 डेसिबल is equal to 0.8 नेफल। देन फेज एंगल को जैसे मैंने बताया कि आप डिग्री में रिप्रेजेंट करते हो, इसकी इक्वल हम करते हैं, इसको रेडियन में कहते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो हमारा जो कर्व है ये कर्व है मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा
डेसिबल और फेज एंगल होगा। अब क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है और इस लॉगरिथमिक स्केल पे यहाँ पे स्पैन्स होते हैं कुछ इस तरह से, जो मैं आपको प्लॉट दिखाऊंगा। अगर ये स्पैन आपके 10 के स्पैन पे फ्रीक्वेंसी जो आपकी ओमेगा, दैट मीन्स अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे मिल रही है, तो नेक्स्ट अगर आपका ओमेगा 2 है वो 10 ओमेगा 1 पे मिले, तो इस टाइप के स्पैन को हम कहते हैं डिकेड। इस टाइप के स्पैन को हम कहते हैं डिकेड। और अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा 2 ओमेगा 1 पे मिले, उसको कहते हैं ऑक्टेव। तो दो टाइप का रिप्रेजेंट हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है यहाँ पे, डिकेड में भी हो सकता है और ऑक्टेव में भी हो सकता है। जनरली जो हमारा लॉगरिथमिक स्केल होता है वो रिप्रेजेंटेशन हम डिकेड में करते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखने के लिए याद रखिएगा कि 6 डेसिबल पर ऑक्टेव इज इक्वल टू 20 डेसिबल पर डिकेड। अभी आपको कोई चीज कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो वहाँ पर ये फॉर्मूला है कि 6 डेसिबल पर डिकेड इज इक्वल टू 20 डेसिबल, 6 डेसिबल पर ऑक्टेव इज इक्वल टू 20 डेसिबल पर डिकेड। तो हम एक जनरल फॉर्म देते हैं। इसका जनरल फॉर्म है हमारा GS HS, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे के 1 प्लस ds अपॉन s टू द पावर 1 प्लस ds अपॉन ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर बोथ प्लॉट। तो अगर हम देखें तो ये जनरली जो है ये हमारे 4 कंपोनेंट्स इसमें है। 4 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है आपका कांस्टेंट टर्म, दैट इज योर के। देन है आपका 0 r पोल एट ओरिजिन, ये है आपका s टू द पावर प्लस माइनस n। देन है आपका सिंपल 0 r पोल, ये है आपका 1 प्लस st प्लस माइनस 1। देन है आपका क्वाड्रेटिक 0 r पोल, ये होगा आपका s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर होल पावर प्लस माइनस। तो बेसिकली कोई भी जनरल ट्रांसफर फंक्शन जो बोर्ड प्लॉट के लिए कंसीडर करते हैं उसमें 4 टर्म होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट टर्म के, दूसरा होता है 0 और पोल आर एट ओरिजिन। अब आपको मालूम है 0 क्या होता है, 0 वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाता है, और पोल वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर s की पावर प्लस एन है तो दैट मीन्स ये न्यूमरेटर में होगा, न्यूमरेटर में होगा तो 0 होगा। और एस टू द पावर माइनस एन है तो ये डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा तो पोल होगा। और क्योंकि एस टू द पावर में है तो ये आपके क्या होंगे, ये पोल या 0 कहाँ पे होंगे, ओरिजिन पे होंगे। इसी तरह दूसरा है सिंपल 0 और पोल, तो 1 प्लस एस टी की पावर प्लस 1, अगर प्लस 1 है पावर प्लस में है तो ये 0 होगा, न्यूमरेटर में होगा, और अगर पावर माइनस में है तो ये डिनोमिनेटर में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है ना, तो ये डिनोमिनेटर में होंगे।
और एक क्वाड्रेटिक आपका जीरो पोल हो सकता है, अगर प्लस में है तो न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर और माइनस में है तो डिनोमिनेटर। अब हम देखेंगे इन सारे टर्म्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारा है कांस्टेंट टर्म, इन सभी टर्म का हम इफेक्ट देखेंगे। तो अगर आप कांस्टेंट टर्म देखें, कांस्टेंट टर्म आपका था के, तो इस के का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आएगा 20 log के, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये आपकी होती है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोर्ड प्लॉट फॉर मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा बोर्ड प्लॉट का, उसका यही 20 log के ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इसका अगर आप एंगल निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, एंगल आपका 0 डिग्री। नेक्स्ट है आपका जीरो एट ओरिजिन। नेक्स्ट है आपका जीरो एट ओरिजिन। जीरो एट ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो ये एस टू द पावर प्लस एन, जीरो या पोल एट ओरिजिन हम बात कर लें। जीरो या पोल आपको मालूम है, प्लस होगा तो जीरो, माइनस होगा तो पोल। तो एस टू द्वारा प्लस माइनस एन, या हम इसको कह सकते हैं जे ओमेगा की पावर प्लस माइनस एन। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें डेसिबल में, मैग्नीट्यूड डेसिबल में निकालें तो आ जाएगा 20 log से ओमेगा टू द पावर प्लस माइनस एन। और इसको थोड़ा सा आप सॉल्व अगर करें तो आ जाएगा प्लस माइनस 20 n log ओमेगा के लिए। तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारा एक्स एक्सिस पे लॉग ओमेगा है, लॉग में। तो हमारा यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, प्लस माइनस 20 n। दैट मीन्स अगर जीरो एट ओरिजिन एट पोल होगा तो इसकी वजह से जो हमारा स्लोप होगा, दैट स्लोप विल बी प्लस माइनस 20 n, प्लस माइनस 20 n। कांस्टेंट टर्म है तो उसकी वजह से स्लोप 0 डिग्री होगा, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 20 log 10 के। और यहाँ पर स्लोप होगा, अगर जीरो पोल ओरिजिन पे है तो इसका स्लोप होगा प्लस माइनस 20 n। प्लस होगा जीरो के लिए, माइनस होगा पोल के लिए। अब इसी तरह हम अगर सिंपल पोल या सिंपल जीरो की बात कर लें तो डायरेक्टली आप यहाँ पे याद रखिएगा, सिंपल पोल या सिंपल जीरो के लिए ओके, सिंपल पोल या सिंपल जीरो के लिए जो डिकेड होता है वो होता है 20 डेसिबल पर डिकेड, 20 डेसिबल पर डिकेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सिंपल पोल या जीरो होते हैं, इसके लिए हमारा जो स्लोप होता है वो 20 डेसिबल पर डिकेड। सिंपल पोल या जीरो जो होंगे इसके लिए हमारा स्लोप होता है 20 डेसिबल पर डिकेड। अगर पोल होगा ये पॉजिटिव तब होगा जब जीरो होंगे, और अगर निगेटिव तब होगा जब पोल होंगे। इसी तरह क्वाड्रेटिक टर्म के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो डिकेड होता है, स्लोप होता है वो 40 डेसिबल पर डिकेड होता है। अगर पॉजिटिव है जब जीरो होगा, अगर ये ऊपर होगा न्यूमरेटर में, और निगेटिव होगा अगर ये पोल की तरह है डिनोमिनेटर में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आती है जिसको हम कहते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके सिंपल पोल या जीरो के लिए जो होती है वो होती है
1/t। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। जैसे जनरल जो आपका टर्म होता है वो टर्म होता है 1+st, 1+st। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। इसी तरह क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए, क्वाड्रेटिक टर्म है तो इसके लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ये ओमेगा एन के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड प्लॉट करने के लिए आपको याद क्या रखना है कि अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसके लिए फेज एंगल 0 होगा और स्टार्टिंग पॉइंट होगा 20 लॉग के। मतलब आपको ये जो यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड, ये जो ये ब्लैक में मैं दे रहा हूँ आपको इसे थोड़ा सा याद रखना है, ये चीजें, और यहाँ पर एक ये चीजें याद रखनी है। तो जैसे कि आपको याद रखना है, जैसे कांस्टेंट टर्म है तो उसका एंगल 0 डिग्री होगा और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट बोर्ड प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए होगा वो 20 लॉग के होगा। 0 या पोल एट ओरिजिन अगर होगा तो उसका स्लोप होगा 20n। 20n, तो n क्या है, s टू द पावर n है। प्लस होगा अगर वो 0 में होगा, न्यूमरेटर में होगा, माइनस होगा अगर वो डिनोमिनेटर में होगा। सिंपल पोल या 0 अगर होते हैं तो उनका भी जो स्लोप होता है वो 20 डेसिबल पर डिकेड होता है, न्यूमरेटर में होगा, और माइनस होगा स्लोप अगर वो डिनोमिनेटर में होगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक 0 या पोल अगर होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो 40 डेसिबल पर डिकेड का होता है। प्लस होगा अगर 0 में होगा, न्यूमरेटर में होगा, और माइनस होगा अगर डिनोमिनेटर में होगा। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सिंपल पोल या 0 की निकलती है। सिंपल पोल और 0 का जनरल टर्म होता है 1+st के फॉर्म में होता है, तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाती है ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/t। और अगर कहीं क्वाड्रेटिक टर्म है तो उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एन। जो आपके पोल एट ओरिजिन या 0 एट ओरिजिन होते हैं उनकी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कांस्टेंट टर्म की कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इनकी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। ओके, तो अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बोर्ड प्लॉट के, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं स्टेप्स भी बताता जाऊंगा कि आपको कौन कैसे किस किस स्टेप से सॉल्व करना है। जैसे consider that you have a transfer function okay, we have a transfer function gs is equal to 72 upon s s plus 3 and s plus 6 and hs is equal to 1। it is unity feedback system। तो सबसे पहले हम gs hs को, यहाँ पे मैं स्टेप्स भी लिखते जा रहा हूँ, ये स्टेप्स हैं। रिप्रेजेंट gs hs in स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो यहाँ पे सिंपल पोल हैं उनको हम 1+st के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो gs hs इज इक्वल टू 1+st के फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो आप नीचे देखिए s है, फिर s प्लस 3 है, तो s प्लस अगर 3 है तो हमको यहाँ पे 1+ के फॉर्म में लाना है, तो 3 हमें यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। 3 कॉमन ले लिया तो ये 1+s/3 हो गया। इसी तरह सेकंड वाले में s प्लस 6 है तो हमें 1+s के फॉर्म में लाना है, तो हमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1+s/6। और आप देखें तो 6 और 3 18 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4/s 1+s/3 1+s/6। नेक्स्ट है काम कि आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकाल लीजिए। डिटरमाइन
कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया कि अगर 1+st का फॉर्म है तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t, और अगर s² + 2 zeta ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर का फॉर्म है तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा n। क्योंकि यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक टर्म है नहीं, सिर्फ 1+st के फॉर्म है, तो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। हमारे कांस्टेंट टर्म और पोल एट ओरिजिन या जीरो एट ओरिजिन की कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सिर्फ सिंपल पोल्स की होती है, जैसे 1+s/3 है, 1+s/6 है। सिंपल पोल या जीरो होंगे तो उनकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा 1 = 1/t। 1/t, टी की जगह है 1/3, तो हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह हमारी दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/1/6, और ये आ जाएगा आपका 6 रेडियन पर सेकेंड। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज के बाद कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट अब निकालेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका 20 लॉग लेंगे, 20 लॉग ले लेंगे, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए देखेंगे, तो 20 लॉग आपका कांस्टेंट टर्म आप देखें तो है 4, तो 20 लॉग अगर हम 4 का ले लेंगे तो ये आएगा आपका 12 डेसिबल। देन इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितने कितने कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट कांस्टेंट टर्म हो गया। दूसरा कंपोनेंट अगर आप इक्वेशन देखें तो एक आपके पास पोल एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से 20 डेसिबल पर डिकेड। पोल एट ओरिजिन है, ओरिजिन s⁻1 है, तो s⁻1 की वजह से होता है -20n, तो -20 डेसिबल पर डिकेड का आएगा। देन एक आपका पास सिंपल पोल है 1+s/3, ये भी एक पोल है, तो इसकी वजह से डिकेड आएगा -20 डेसिबल पर डिकेड। इसी तरह आपके पास एक और कांस्टेंट टर्म है 1+s/6, ये भी आपका पोल है, इसकी वजह से भी डिकेड होगा -20 डेसिबल पर डिकेड, क्योंकि दोनों पोल हैं इसलिए -20 डेसिबल पर डिकेड, -20 डेसिबल पर डिकेड। अब हम देखेंगे कि इस कर्व को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो हम अपने बोर्ड प्लॉट पे देखते हैं। ये हमारा देखिए एक बोर्ड प्लॉट का डायग्राम है। यहाँ पर ये आपके लॉग ओमेगा एक्सेस है, और इस पे हम मैग्नीट्यूड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो भी आपका ग्राफ पेपर इस टाइप का होगा, आप उस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को हम 0 डेसिबल लाइन कहते हैं। तो ये जो आपकी लाइन हो गई, ये 0 डेसिबल लाइन हो गई। अब देखिए बोर्ड प्लॉट होता कैसे है, जैसे ये अगर मान लीजिए आपका 10⁻⁻1 है, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ये 10⁻0 होगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ये 10⁻1 होगा। फिर जो नेक्स्ट पावर होगा ये 10⁻2 होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा 10⁻3, यानी 10 के इसमें ये बढ़ता जाता है लॉगरिथमिक टेबल प्लॉट पे या लॉगरिथमिक स्केल पे। तो अगर हम यहाँ पे बोलना चाहें कि ये 10⁻0 है, 10⁻0 मतलब 1 है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट बेटा कितना हो जाएगा 2, ये नेक्स्ट पॉइंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर 10 के बाद अब ये कितना हो जाएगा, 10 के बाद ये 20, 30, 50, 80, और ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए 100। अब ये 100 के बाद देखिए 200,
300, इस तरह ये 1000। तो ये 10 के रिस्पेक्ट में पड़ रहा है, ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अब अगर आप देखें तो हम अगर डेसिबल की बात करें तो हम एक्स एक्सेस पे मान लेते हैं कि जो ये हमारा एक ब्लॉक है ये 20 डेसिबल का है। 20 डेसिबल, तो ये हो जाएगा 40 डेसिबल और ये हो जाएगा 60 डेसिबल। इसी तरह नीचे भी ये भी 20 डेसिबल है, ये है आपका 40 डेसिबल, ये हो जाएगा आपका 60 डेसिबल। अब हमने अभी तक देखा कि हमारे पास 20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन हमें ड्रॉ कर, 20 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप है। हमारे पास 40 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप है। हमारे पास -20 डेसिबल पर डिकेड है, या हमारे पास -40 डेसिबल पर डिकेड है। तो इन लाइंस को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे 20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन होगी कैसे। तो अगर आप देखें 20 डेसिबल पर डिकेड, ये स्लोप है 20 डेसिबल पर डिकेड। इस चीज को आप कह सकते हो tan थीटा, इस स्लोप को आप कह सकते हो tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मींस परपेंडिकुलर पे 20 डेसिबल का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और बेस होना चाहिए 1 डिकेड का। तो यहाँ पे देखिए 10 टू पावर -1 से 10 टू पावर 0 पहुंच रहे हैं, तो ये आपका 1 डिकेड हो गया। क्या हो गया? 1 डिकेड। ये सारे स्पैन आपके क्या है? 1 डिकेड के, 1 डिकेड। तो अगर हम देखें तो ये स्पैन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो स्पैन हुआ, ये आपका 1 डिकेड का स्पैन हुआ, 1 डिकेड का स्पैन हुआ। तो अगर 1 डिकेड का स्पैन हुआ तो इस अगर 20 की लाइन को हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें, या यहाँ पे 20 की लाइन को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें, इसी तरह अगर हम 40 की लाइन को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें, यहाँ पर 40 की लाइन को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये इसका देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका 40 डेसिबल हो गया और इसका बेस हो गया बेटा 1 डिकेड, यानी ये लाइन 40 डेसिबल पर डिकेड की लाइन है। इसी तरह ये लाइन भी आपकी 40 डेसिबल पर डिकेड की लाइन है। इसी तरह अगर आप देखें ग्रीन वाली लाइन को, अगर आप हम लोग देखें तो जो हमारी ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन ये 20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन है। ये ग्रीन लाइन हमारी 20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन है। मैग्नीट्यूड देखिए, ये मैग्नीट्यूड 20 डेसिबल, यहाँ भी मैग्नीट्यूड 20 डेसिबल, और आपका जो बेस हो गया वो 1 डिकेड। तो अब दोनों लाइन सेम है, 20 डेसिबल पर डिकेड ऊपर भी है, 20 डेसिबल पर डिकेड नीचे भी है। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉजिटिव लाइन है, कौन सी नेगेटिव लाइन है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कौन सी आपकी पॉजिटिव लाइन होगी, कौन सी नेगेटिव लाइन होगी। तो अगर हम इस लाइन का एंगल देखें, इस लाइन का ये एंगल है, और इस एंगल का मेजरमेंट अगर हम देखें तो इस एंगल का मेजरमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नीचे वाले एंगल लाइन के एंगल का मेजरमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉक वाइज एंगल जो होता है उसको हम निगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो नीचे जो नीचे की तरफ जितने भी एंगल हैं वो सब आपके एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, +20 डेसिबल, +40 डेसिबल, +20 डेसिबल, +40 डेसिबल। और जो ऊपर के साइड के हैं ये एंगल आपके क्लॉकवाइज हैं, तो ये माइनस होंगे, -20 डेसिबल, -40 डेसिबल पर डिकेड। ओके, तो ये आपका ऊपर नीचे पॉजिटिव डेसिबल पर डिकेड हो गया और ऊपर में नेगेटिव डेसिबल पर डिकेड हो गया। तो आई थिंक सो कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइनें हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब भी आपको बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना होगा
तो सबसे पहले अब मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉर्नर में छोटी सी, आप जैसे मान लीजिए इसको आपने सबसे पहले 0 डेसिबल लिख लिया, यहाँ पे आपने बना लिया 20 डेसिबल हाफ पे, इस हाफ पे आपने बना लिया 40 डेसिबल, और इसके ऊपर हो गया 60 डेसिबल। एटलीस्ट इतने तक आप बना लेंगे और इनको सबको आप यहाँ पर एक डिकेड की लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गए 20 डेसिबल, 40 डेसिबल और 60 डेसिबल। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पॉजिटिव लाइन्स है, नीचे वाली सॉरी ऊपर वाली लाइन्स है निगेटिव लाइन्स है, और नीचे वाली लाइन आपकी पॉजिटिव लाइन्स है, पॉजिटिव एंगल की। अब आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसको 0 डेसिबल की लाइन मान लेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया 20 डेसिबल, ये हो गया हमारा 40 डेसिबल, ये हमारा हो गया -20 -40। ये लाइनें आप जरूर ऊपर ऊपर की ये जो लाइनें हैं इनको हर ग्राफ पेपर पे आप जरूर बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि इन लाइनों का यूज होगा। अभी कैसे यूज होगा वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो अगर हम देखें तो अगर हम इसको यहाँ 10⁻0 से स्टार्टिंग मानते हैं तो ये हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 होगी, 2, 3, 4, सॉरी 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 कॉर्नर 1 से हम स्टार्टिंग मान रहे हैं, 10⁻0 से हम स्टार्टिंग मान रहे हैं, तो ये होगा हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1, 10⁻0 मतलब 1, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमारा जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल जो हमारा था उसमें हमारी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी ω1 = 3 और दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी ω2 = 6। तो हमारी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है यहाँ पर ω = 3 पे, और सेकंड हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रही है ω = 6 पर। और हम ट्रांसफर फंक्शन भी अपना यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ट्रांसफर फंक्शन था हमारा 4/s1 + s/3 और 1 + s/6। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है 20 लॉग कांस्टेंट टर्म। तो एक 20 लॉग कांस्टेंट टर्म में आ रहा था 12 डेसिबल। तो 12 डेसिबल ये यहाँ कहीं पे होगा 12 डेसिबल। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। 12 डेसिबल 0 10 यहाँ कहीं मान लीजिए ये होगा 12 डेसिबल। ओके, तो 12 डेसिबल पे अगर आप देखें तो 12 डेसिबल से स्टार्टिंग पॉइंट होगा और सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी s⁻0। s = 0 पे मिलेगी। 0 पे मिलने का मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है 0, तो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली नहीं, तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, हम इसको लेके चलेंगे यहाँ से पहले 10 टू दी पावर -1, -1 लेंगे तो ये 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे ये 1 आएगा, 10 टू दी पावर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपकी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी ω = 3 पर, और ये आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी ω = 6 पर। तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं रहेंगी। ओके, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से 12 डेसिबल से यहाँ पे स्टार्ट करेगा, ये 12 डेसिबल से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे पहले हमारे ये इस फ्रिक्वेंसी का आएगा एस का, और एस के लिए आपके पास होता है 20 डेसिबल पर डिकेड, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये एस की पावर एन का होता है 20n डेसिबल पर डिकेड, लेकिन कि ये पोल है तो ये माइनस में होगा,
-20 डेसिबल पर डिकेड, तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका जाएगा -20 डेसिबल पर डिकेड पे, और ये कब तक जाएगा कि जब तक कि आपका पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी न मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखिए -20 डेसिबल पर डिकेड की ये लाइन है, -20 डेसिबल पर डिकेड की ये लाइन है। तो इस लाइन को आप थोड़ा सा ऐसे डॉटेड डॉटेड करके आगे बढ़ा देंगे, और इसी लाइन के पैरेलल में आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये लाइन आप कब तक ड्रॉ करेंगे, जब तक कि पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ना आ जाए। अब ओमेगा इज इक्वल टू 3 पे देखिए आपकी पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ रही है, ओमेगा इज इक्वल टू 3 पे फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ रही है, और ये एक सिंपल पोल है। तो अगर सिंपल पोल है तो इसकी वजह से फिर एक आपको डिकेड आएगा -20 डेसिबल पर डिकेड। तो अभी तक पहले से आपके पास -20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन पहले से आ रही थी। अब इसमें -20 डेसिबल पर डिकेड की ऑल लाइन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए किसी भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट तब होता है जब वो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो अब ये जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है हमारी 3 रेडियन पर सेकेंड, ये 1+s/3 पोल की वजह से है। तो अगर सिंपल पोल है तो इसकी वजह से सिर्फ इस पोल की वजह से जो स्लोप होगा वो -20 डेसिबल पर डिकेड का होगा। तो पहले से स्लोप -20 था, अब -20 स्लोप और हो जा रहा है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ का रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट -20 -40, तो -40 हो जाएगा रिजल्टेंट। तो यहाँ से आप एक -40 की लाइन भी हल्की से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, -40 की लाइन। अब इसी के पैरेलल में आप इस लाइन को ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पे इस लाइन का डिकेड है -40 डेसिबल पर डिकेड। अब इसके बाद फिर देखिए एक नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी तक। नेक्स्ट आपको ओमेगा इज इक्वल टू 6 पे फिर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मिल रही है, और वहां पे आपका फिर एक सिंपल पोल है, तो -20 का डिकेड और आएगा। तो -20 का डिकेड और आने पर ये अब डिकेड हो जाएगा -60 डेसिबल पर डिकेड। ओके, तो ये आपका इस टाइप से बोर्ड प्लॉट बनेगा। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपने निकाला 12 डेसिबल से, आपका s टू पावर 0 था, तो s टू पावर 0 था, तो वो -20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन बनेगी। कब तक, जब तक कि आपको फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ना मिल जाए। फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मिलते ही आपने क्या किया, अब फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मिली तो उसके टर्म का इफेक्ट आएगा। तो उसका टर्म था पोल में 1+s/3, तो पोल में था तो उसका -20 डेसिबल का ऑल डिकेड होगा। तो इक्विवेलेंट टोटल डिकेड अब हो जाएगा -40 डेसिबल पर डिकेड। देन फिर एक और पोल आ रहा है 1+s/6, तो इसका फिर एक डिकेड आ जाएगा -20 डेसिबल पर डिकेड, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा -60 डेसिबल पर डिकेड। ओके, मैं इस चीज को मैं एक और इसी तरह ग्राफ से बनाता हूँ। एक ट्रांसफर फंक्शन मैं और ले रहा हूँ, इसी चीज को मैं समझाने के लिए एक ट्रांसफर फंक्शन और ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन है हमारा 1+s/2 अपान 1+s/4 1+s/6, और मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे s है ये। तो इस केस में हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 0 डेसिबल की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। 0 डेसिबल हमने इसको मान लिया 20 डेसिबल, इसको मान लिया 40 डेसिबल, ये भी आपका 20 डेसिबल और ये आपका आ गया 40 डेसिबल। डिकेड की लाइन आप यहाँ अब सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बेटा कितना होगा, कांस्टेंट टर्म है 20 लाख 10, तो 20 लाख 10 यानी 20 डेसिबल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया 20 डेसिबल। अब सबसे पहले कौन सी फ्रिक्वेंसी आ रही है, आप कॉर्नर फ्रिक्वेंसी बना लें। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी देखिए 1/यहाँ पर 1/2 है, 1/4, 1/6, तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएंगी, ω1 इज इक्वल टू 2, ω2 इज इक्वल टू 4 और ω3 इज इक्वल टू 6। तो जरा कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज हम बना लेते हैं। 10 की पावर 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपकी आएंगी यहाँ पर एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 2 पे, देन 4 पे
और देन आपकी एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी 6 पे, 2, 4 और 6 पे आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी। तो सबसे पहले देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 20 डेसिबल और सबसे पहले इफेक्ट कितना आएगा s टू द पावर 1 का। s टू द पावर 1 का इफेक्ट कितना होगा, क्योंकि ये पोल है तो पोल है तो इफेक्ट होगा -20 डेसिबल पर डिकेड। पोल है तो इफेक्ट होगा -20 डेसिबल पर डिकेड। तो यहाँ से एक -20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन आप ड्रॉ कर लोगे। ये मान लीजिए -20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन है। ये कहाँ तक जाएगी, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। अब जब फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई तो इफेक्ट किसका पड़ेगा, जो टर्म फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का है। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का टर्म क्या है आपका, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड पे है और 2 रेडियन पर सेकंड जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ये इस 0 की है। तो इसकी वजह से जो डिकेड आएगा वो +20 डेसिबल पर डिकेड होगा। ओके, अभी तक देखिए डिकेड कितना चला आ रहा था लाइन का, अभी तक लाइन का डिकेड चला आ रहा था -20 डेसिबल पर डिकेड। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 से आपको +20 का और डिकेड मिल रहा है, तो -20 +20 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो ये 0 डेसिबल पर डिकेड होगा, 0 डेसिबल पर डिकेड। अब ये कब तक आएगा, जब तक कि नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना आ जाए। अब नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे, इस पे, और ये आपका एक पोल है और पोल की वजह से डिकेड होगा -20 डेसिबल पर डिकेड। तो नेक्स्ट फिर अब जो लाइन बनेगी -20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन बनेगी, और ये कब तक बनेगी, जब तक कि नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना आ जाए, -20 डेसिबल पर डिकेड की लाइन। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर से आपको एक मिल रहा है s⁻⁶, ये भी एक पोल है, तो इसका पोल का भी हो जाएगा -20 डेसिबल पर डिकेड। तो अब -20 था, -20 और आया, तो इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा -40 डेसिबल पर डिकेड। तो ये आपका बन गया डायग्राम, बोथ प्लॉट का मैग्नीट्यूड डायग्राम। ओके, अब इसी तरह हम बोथ प्लॉट का फेज एंगल डायग्राम देख लेते हैं। फेज एंगल डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन था, ट्रांसफर फंक्शन पहले हम फेज एंगल के लिए ट्रांसफर फंक्शन पहले हम नोट कर लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन था हमारा 4 अपॉन s1 प्लस s बाई 2, 1 प्लस s बाई 3, s बाई 6, 1 प्लस s बाई 3 और s बाई 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्रांसफर फंक्शन का एंगल ये GS है, पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा। अगर हम पुट कर देंगे j ओमेगा तो ये आ जाएगा g j ओमेगा h j ओमेगा इज इक्वल टू 4 अपॉन j ओमेगा 1 प्लस j ओमेगा बाई 3, 1 प्लस j ओमेगा बाई 6। ओके, अब देखिए इसका पूरा फेज एंगल अगर हम निकालना चाहें तो ये फेज एंगल आएगा फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है। कॉन्स्टेंट टर्म का फेज एंगल मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, 0 होता है, कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ जे ओमेगा टर्म है, ये 0 होगा, कॉन्स्टेंट टर्म का जे ओमेगा टर्म है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस जे बी के फॉर्म में है तो इसका फेज एंगल होता है tan इनवर्स b बाई ए, यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये जे ओमेगा है सिर्फ, तो इसका फेज एंगल होगा tan इनवर्स ओमेगा अपॉन रियल पार्ट इसका 0 है, क्योंकि ये न्यूमरेट डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस जे ओमेगा बाई 3 है, ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 3 अपॉन इसका रियल पार्ट 1 माइनस tan इनवर्स, इसी तरह नेक्स्ट कंपोनेंट का हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओमेगा बाई 6 रियल पार्ट 1। तो अगर आप देखें तो ये इक्वेशन आ जाएगी tan इनवर्स ओमेगा बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के लिए होता है एंगल -90 डिग्री, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 3 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 6।
तो ये आपका फेज एंगल हो गया। अब आप यहाँ पर एक ऐसे टेबल बना लेंगे। इस टेबल को आप कैसे बनाएंगे कि ये होगा आपका फाइव, ये होगा आपका ओमेगा, ओमेगा और ये फाइव। तो जैसे ओमेगा की आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ओमेगा की वैल्यू पुट की 0.2, 0.2, तो 0.2 पे ओमेगा की वैल्यू पुट करके आप पूरे एंगल निकाल लेंगे और ये एंगल एंगल लगभग आएगा -98 डिग्री। इसी तरह आपने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2, तो 2 पे वैल्यू आ जाएगी, एंगल आ जाएगा -156.8 डिग्री। इसी तरह आपने चेक पुट कर दी 8, तो 8 पे एंगल आ जाएगा -23.9 डिग्री, 23.9 डिग्री। इसी तरह आपने पुट कर दी 10, तो 10 पे आपका एंगल आ जाएगा -232 डिग्री। अब आप अपने बोर्ड प्लॉट पे आएंगे। इस बोर्ड प्लॉट पे आप यहाँ पे जो ओरिजिन का टर्म लेंगे, वो यहाँ पे ओरिजिन -180 डिग्री होता है। इस पे आप फेज एंगल दिखाओगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आप दिखाओगे, वाई एक्सिस पे फेज एंगल और एक्स एक्सिस पे आप दिखाओगे ओमेगा 0.1, 0.2, 1, 2, 8, 10। माइनस मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो हम एक्स एक्सिस लेंगे -180 डिग्री लेंगे। तो अगर ये इधर हम -180 डिग्री ले रहे हैं, तो तो ये ऊपर होगा, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि -180 डिग्री, ये आ जाएगा -120 डिग्री, -90 डिग्री, 0 डिग्री, और इसी तरह ये नीचे आ जाएगा -240 डिग्री, या -200 डिग्री, -220 डिग्री, -240 डिग्री। ये आप एक मैं जनरली ले रहा हूँ, आप जैसे 10 डिग्री पे 60 एंगल ले लेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए 0.2 पे हमने देखा मैं निकाला था टेबल अपनी, तो उस टेबल में 0.2 पे 98 डिग्री था, 2 पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे 156 था, 8 पे 223 था, 10 पे -232 था। तो 0.2 पे जो एंगल आया था आपका, 0.2 के एंगल था -98। तो -98 आपका होगा कहीं पर यहाँ पर -98। फिर 2 पे था 156, तो 2 पे 156 था, तो 156 कहीं पे होगा आपके यहाँ पर 156। फिर था 8 पे 223, 8 पे था 223, तो 8 फ्रीक्वेंसी पे एंगल 223 यहाँ कहीं पे होगा। फिर 10 पे था 232, तो 232 मान लीजिए यहाँ कहीं पे होगा। तो बस आप इनको आपस में इस ग्राफ को ऐसे करके मिला दोगे, इन सारे पॉइंट्स। सेकेंड, फ्री हैंड आप इसको मिलाएंगे, तो फ्री हैंड जब आप ग्राफ मिलाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, तो ये आपका बन गया फेस कर्व। अब एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा, जैसे मैं मैग्नीट्यूड कर्व आपने बनाया, मान लीजिए मैग्नीट्यूड कर्व 0 डेसिबल पे आपने बनाया, कुछ इस टाइप से कर्व आ रहा है, इस टाइप का। और इसी तरह आपने फेस का कर्व बनाया, तो फेस का कर्व जो आ रहा है आपका, वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से। तो जिस पॉइंट पे आपका मैग्नीट्यूड का कर्व, जिस पॉइंट पे आपका मैग्नीट्यूड का कर्व 0 डेसिबल लाइन पे जाता है, दैट मीन्स जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड 0 डेसिबल हो जाता है, इसको हम इस पॉइंट को, या इस पॉइंट पे जो फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी।
जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड becomes 0 डेसिबल, जिस फ्रिक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 0 डेसिबल हो जाता है उसको हम कहते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और जिस फ्रिक्वेंसी पे मैग फेज फेज एंगल -180 डिग्री हो जाता है, उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। इसको हम कहते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ओके, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी जिसको हम ओमेगा जीसी से दिखाते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा पीसी से दिखाते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, जिस फ्रिक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 0 डेसिबल शो करता है उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और जिस फ्रिक्वेंसी पे फेज एंगल 180 डिग्री शो करता है उसको हम कहते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो दो चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं फेज मार्जिन और गेन मार्जिन। फेज मार्जिन और गेन मार्जिन निकालने का मैंने आपको कन्वेंशनल तरीका बताया है, लेकिन कभी कभी कोड प्लॉट से भी पूछ लेता है कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन बताइए। तो फेज मार्जिन और गेन मार्जिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी के पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे फेस कर्व पे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे फेस कर्व पे। और जिस लाइन पे ये फेस कर्व को जहां पे ये कट करेगा उस पॉइंट पे आप टोटल एंगल निकाल लेंगे, टोटल एंगल। और इस केस पे फेज मार्जिन जो होता है, फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5। आपने यहाँ पे 5 निकाल लिया, आपने गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से फेज कर पे आपने लाइन ड्रॉ की, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका आपने एंगल मेजर कर लिया 5, और फेज मार्जिन हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 5। फेज मार्जिन हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 5। इसी तरह आप फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से मैग्नीट्यूड या गेन वाले कर्व पे आप ड्रॉ करेंगे, तो ये जितना आएगा इसी चीज को हम कहते हैं गेन मार्जिन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम कहते हैं गेन मार्जिन। इस पॉइंट को हम कहते हैं गेन मार्जिन। और अगर ये वैल्यू 0 डेसिबल लाइन से बिलो है तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। दैट मीन्स अगर इधर के ये इधर की ओर है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ऊपर की है 0 डेसिबल से तो इसको हम निगेटिव लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका आ गया गेन मार्जिन। गेन के नीचे है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, 0 डेसिबल लाइन के ऊपर है तो इसको हम निगेटिव लेते हैं। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं गेन मार्जिन। इसके अलावा बोर्ड प्लॉट में ये सिंपल बोर्ड प्लॉट था। अब बोर्ड प्लॉट में अगर एक देखा जाए तो एक और छोटा सा, बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ऑल फेज फंक्शन। ऑल फेज फंक्शन एंड मिनिमम फेज फंक्शन। मिनिमम फेज फंक्शन, ऑल फेज फंक्शन और मिनिमम फेज फंक्शन। अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के सभी पोल्स, ऑल पोल्स एंड zeros of transfer function lie on the right half of, sorry, left half of the plane, left half
of the plane, that means LHP, left half of the plane, तो इस ट्रांसफर फंक्शन को then transfer function is known as minimum phase function. किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के अगर सभी पोल और जीरो लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन अगर लाई करेंगे तो उसको हम कहते हैं मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन. और अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन के जो जीरोस हैं, ये जीरोस लाई करें राइट हाफ ऑफ द प्लेन और पोल लाई करें लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन, तो इस टाइप के ट्रांसफर फंक्शन को हम कहते हैं ऑल फेज फंक्शन. तो ये टोटल था बोर्ड प्लॉट आपका. इसको इतना देख लीजिएगा और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा. अगर किसी को कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.